ओके, आज के लेक्चर के अंदर कवर करेंगे इलेक्ट्रिक फ्लक्स। ठीक है ना। मैं आपको एक मेन इंट्रो दे देता हूं कि इस टॉपिक के अंदर एक्चुअल में करना क्या है, इलेक्ट्रिक फ्लक्स क्या होगा, ये सब चीजें सीखेंगे। उससे पहले हमने सीखना है कि एरिया एक स्केलर फिजिकल क्वांटिटी है या एरिया एक वेक्टर फिजिकल क्वांटिटी है। ये आपको लेक्चर के अंदर चीजें देखने को मिलेंगी और बहुत डीपली जाएंगे, बहुत अच्छे से इसके कॉन्सेप्ट्स को कवर करेंगे कि एरिया एक्चुअल में है क्या, स्केलर है या वेक्टर है। अगर वेक्टर है तो उसकी डायरेक्शन क्या होगी, उसके फंडे क्या होंगे, चाहे वो बोर्ड लेवल के क्वेश्चंस हो या वो नीट लेवल के क्वेश्चन हो या जे लेवल के क्वेश्चंस हो, वहां एरिया वेक्टर अपनी इंपॉर्टेंस रखता है। क्वेश्चंस आते हैं तो हमें एरिया वेक्टर की डायरेक्शन डालनी होती है। वो डायरेक्शन क्या होगी हम उसको अच्छे से कवर करेंगे। सो हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू रवि डिफेंस अकेडमी। आई एम रवि और मैं आपको इस प्लेटफॉर्म पर फिजिक्स की प्रिपरेशन कराऊंगा। सो लेट गेट स्टार्टेड। ओके, अब देखो इलेक्ट्रिक फ्लक्स होता क्या है। ठीक है ना। इलेक्ट्रिक फ्लक्स, देखो इलेक्ट्रिक और फ्लक्स ये दो शब्दों से मिलकर बना एक इलेक्ट्रिक और एक फ्लक्स। अब फ्लक्स का सेंस क्या होता है? फ्लक्स का मीनिंग होता है टू फ्लो। क्या? टू फ्लो। टू फ्लो मतलब किसी चीज का फ्लो होना, फ्लो ऑफ एनीथिंग, फ्लो ऑफ एनीथिंग। जैसे वाटर अगर पाइप में से होके फ्लो हो रहा है, वाटर अगर किसी पाइप में से होके फ्लो हो रहा है तो मैं कहूंगा यह वाटर फ्लक्स है। ठीक है। वाटर रिवर में से होके फ्लो हो रहा है, दैट इज कॉल्ड एज वाटर फ्लक्स, यानी वाटर का फ्लो होना, फ्लो ऑफ एनीथिंग। सिंपल सा कॉन्सेप्ट याद रखो, फ्लो ऑफ एनीथिंग दैट इज कॉल्ड एज फ्लक्स। अगर एयर फ्लो हो रही है, किसी विंडो में से एयर फ्लो हो रही है तो मैं क्या बोलूंगा? एयर फ्लक्स। अगर मैग्नेटिक फ्लक्स है तो मैग्नेट की वजह से जो मैग्नेटिक फील्ड लाइंस प्रोड्यूस हो रही हैं, उन फील्ड लाइंस की वजह से जो फ्लो हो रहा है दैट इज कॉल्ड एज मैग्नेटिक फ्लक्स। और यहां हम किसकी बात कर रहे हैं? इलेक्ट्रिक फ्लक्स। तो इलेक्ट्रिक मतलब इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस की वजह से जो फ्लो हो रहा है उसे हम बोलेंगे इलेक्ट्रिक फ्लक्स। क्लियर है ना। तो फ्लक्स का मतलब क्या होता है? फ्लो ऑफ एनीथिंग, किसी चीज का फ्लो होना, दैट इज कॉल्ड एज फ्लक्स। और इलेक्ट्रिक फ्लक्स का सेंस हो गया इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस की वजह से जो फ्लो होता है, दैट इज कॉल्ड एज इलेक्ट्रिक फ्लक्स। यानी एनी ग्रुप ऑफ फील्ड लाइन passing through any area called electric flux। ठीक है ना। तो एक ग्रुप ऑफ फील्ड लाइंस किसी एरिया से होके पास हों उसे हम इलेक्ट्रिक फ्लक्स बोलते हैं। ठीक है। तो देखो इलेक्ट्रिक फ्लक्स को हम फाई से रिप्रेजेंट करते हैं और यहां मैं लिखूंगा ई। तो इलेक्ट्रिक फ्लक्स। अगर मैंने बोला मैग्नेटिक फ्लक्स तो मैग्नेटिक फ्लक्स को इस तरीके से, फ्लक्स हो गया फाई और मैग्नेट मतलब ये भी, तो ये क्या हो गया? मैग्नेटिक फ्लक्स। और ये क्या हो गया? इलेक्ट्रिक फ्लक्स। तो इलेक्ट्रिक फ्लक्स बराबर होता है ई वेक्टर डॉट ए वेक्टर। देखो ई वेक्टर क्या है यहां पे? ये ई वेक्टर, दिस इज इलेक्ट्रिक फील्ड, इलेक्ट्रिक फील्ड। और ए वेक्टर क्या है? दिस इज एरिया वेक्टर। क्या है? एरिया वेक्टर। अब देखो यहां से मेरा जो मेन कॉन्सेप्ट होगा इस टॉपिक के अंदर, चीजों को कवर जो करेगा, जो मेरी मेन थीम होगी वो होगी एरिया वेक्टर। अब एरिया एक्चुअल में होता क्या है? एरिया वेक्टर फिजिकल क्वांटिटी है। आज तक हमने पढ़ा था एरिया एक स्केलर फिजिकल क्वांटिटी है। नहीं, एरिया एक्चुअल में एक वेक्टर फिजिकल क्वांटिटी है। क्या है?
वेक्टर फिजिकल क्वांटिटी। अगर वेक्टर फिजिकल क्वांटिटी है तो इसकी डायरेक्शन भी होगी, मैग्नीट्यूड तो होगा ही होगा लेकिन इसकी डायरेक्शन भी होगी। ठीक है, तो देखो ए वेक्टर क्या है, एरिया वेक्टर। तो याद रखना एरिया एक वेक्टर फिजिकल क्वांटिटी है जिसके पास उसकी डायरेक्शन होगी। ये मत याद रखना कि एरिया एक स्केलर फिजिकल क्वांटिटी है, नहीं। आज से क्या याद रखना है कि एरिया एक वेक्टर फिजिकल क्वांटिटी है। ठीक है ना। अब मेरा मेन जो कंसर्न होगा वो होगा एरिया वेक्टर एक्चुअल में होता क्या है, एरिया वेक्टर की डायरेक्शन क्या क्या होंगी। इसको आप अच्छे से नोट करो, फिर मैं आपको एरिया वेक्टर के कॉन्सेप्ट की तरफ मूव करता हूं। अब एरिया वेक्टर, ठीक है, तो देखो होता क्या है एरिया वेक्टर। एरिया वेक्टर ये मेरे पास एक प्लेन ऑफ एरिया है, इस तरीके से कोई प्लेन है, ठीक है, और ये इस डायरेक्शन में एक्स एक्सिस और इस डायरेक्शन में वाई एक्सिस और यू है ये जेड एक्सिस, इस तरीके से। ठीक है, ये है वाई एक्सिस। अब देखो ये वाली जो साइड है ये है एक्स, सॉरी ए, ये क्या मान रहा हूं मैं ए। ठीक है, और ये वाली जो साइड है इसकी, इस प्लेन की, वो मैं मान लेता हूं क्या v। ठीक है, और आपसे मैं कहूं कि इसका एरिया वेक्टर क्या होगा, मींस इसकी डायरेक्शन क्या होगी, इस प्लेन ऑफ सरफेस की एक्चुअल में डायरेक्शन क्या होगी। तो देखो मैं आपसे बोलूं कि एरिया वेक्टर क्या होगा, तो एरिया वेक्टर के साथ पहले तो आप क्या बोलोगे, इसका मैग्नीट्यूड, तो उसके बाद हम इसकी डायरेक्शन निकालेंगे। तो देखो इसका मैग्नीट्यूड क्या होगा, a इंटू बी, ए इंटू बी। तो इसका जो मैग्नीट्यूड निकल के आएगा वो क्या निकल के आएगा, ए बी। ये क्या है इसका मैग्नीट्यूड। अब देखो इसकी डायरेक्शन क्या होगी। अगर एरिया वेक्टर की डायरेक्शन क्लियर हो जाए तो हमारे सारे कॉन्सेप्ट अच्छे से क्लियर हो जाए। तो डायरेक्शन पर देखो क्या होगा, अगर ये साइड ए है तो ये किधर की तरफ है, एक्स एक्सिस की तरफ। तो यानी ए जो है वो किधर है, एक्स एक्सिस डायरेक्शन में, और बी जो है वो किधर है, वो है वाई डायरेक्शन में। ये किधर है, वाई डायरेक्शन में। अगर मैं एरिया वेक्टर की डायरेक्शन एक्स एक्सिस लूं तो बी नाराज हो जाएगा कि वाई क्यों नहीं कंसीडर किया। अच्छा, अगर मैं एरिया वेक्टर की डायरेक्शन वाई एक्सिस लूं तो ए नाराज हो जाएगा कि एक्स एक्सिस क्यों नहीं लिया। अब इसको ये दोनों खुश करने हैं, तो एरिया वेक्टर की डायरेक्शन अब कुछ और ही होगी। वो क्या होगी, वो होगी इस प्लेन ऑफ एरिया के परपेंडिकुलर। क्या होगी, इस प्लेन ऑफ एरिया के परपेंडिकुलर। इस तरीके से ये हो गया एरिया वेक्टर की डायरेक्शन। तो क्लियर है, जो एरिया वेक्टर की जो डायरेक्शन होती है वो किसी प्लेन ऑफ एरिया के परपेंडिकुलर होती है। क्या होती है, परपेंडिकुलर। ये बात माइंड में नोटिस कर लो कि एरिया वेक्टर की जो डायरेक्शन होती है वो किसी भी प्लेन ऑफ एरिया के परपेंडिकुलर होती है। ठीक है, तो मैं चीज लिख सकता हूं इस तरीके से, द डायरेक्शन ऑफ एरिया वेक्टर is always perpendicular to the plane of area। ठीक है, क्या होगी, परपेंडिकुलर होगी उस प्लेन ऑफ एरिया के एरिया वेक्टर की डायरेक्शन। ठीक है ना। अब देखो अगर ये साइड में ए जो साइड है ये वाली, अगर मैं इसको बढ़ा दूं यानी यहां तक कर दूं इस तरीके से, और इस बी को मैं बढ़ा दूं, ठीक है ना, तो एरिया वेक्टर भी बढ़ जाएगा। क्या कर जाएगा, एरिया वेक्टर भी बढ़ जाएगा। ठीक है ना। अगर मैं इस ए को
कम कर दूं, यानी यहां कर दूं, और बी को भी कम कर दूं, तो एरिया वेक्टर क्या कर जाएगा, घट जाएगा। क्या कर जाएगा, घट जाएगा। ठीक है ना। तो साइड बनाने से इसका एरिया वेक्टर बढ़ जाता है और साइड कम करने से एरिया वेक्टर घट जाता है। ठीक है ना। तो एरिया वेक्टर की क्लियर है, डायरेक्शन क्या होगी, किसी प्लेन ऑफ एरिया के परपेंडिकुलर होगी। अब एक कॉन्सेप्ट तो ये है कि एरिया वेक्टर की डायरेक्शन में पता लगे कि किसी प्लेन ऑफ एरिया के परपेंडिकुलर होगी, लेकिन क्या हम यूं नहीं सोच सकते कि अगर किसी प्लेन ऑफ एरिया के डायरेक्शन एरिया वेक्टर की जो डायरेक्शन है वो परपेंडिकुलर होगी, तो क्या वो डाउनवर्ड डायरेक्शन में भी परपेंडिकुलर हो सकती है? यस। तो देखो एरिया वेक्टर की डायरेक्शन आउटवर्ड डायरेक्शन में है। किधर है, आउटवर्ड डायरेक्शन में परपेंडिकुलर है, लेकिन क्या एरिया वेक्टर की डायरेक्शन डाउनवर्ड डायरेक्शन में भी परपेंडिकुलर हो सकती है क्या? इसको अच्छे से नोट करो, फिर मैं इस कॉन्सेप्ट की तरफ मूव करता हूं। अब देखो, ये मेरे पास वही प्लेन ऑफ एरिया है, इस तरीके से मैंने प्लेन ड्रॉ किया था। ठीक है, ये वही प्लेन है। ठीक है, अब एरिया वेक्टर की जो डायरेक्शन थी वो क्या थी, इस प्लेन के परपेंडिकुलर, ये थी एरिया वेक्टर की डायरेक्शन। ठीक है, यानी प्लेन ऑफ एरिया के क्या होगी, परपेंडिकुलर होगी। अब यहां दो कंडीशन है कि एरिया वेक्टर की जो डायरेक्शन होती है वो अपवर्ड यानी आउटवर्ड सरफेस के लिए वो पॉजिटिव कंसीडर की जाती है। ये कन्वेंशन है, ये मानना होगा कि आउटवर्ड सरफेस के लिए, यानी फॉर आउटर सरफेस, area the direction of for outer surface the direction of area vector is considered पॉजिटिव, यानी मैं बोल सकता हूं पॉजिटिव एरिया वेक्टर। किसके लिए, आउटर सरफेस के लिए। अब अगर देखो ये आउटर सरफेस है, मानो ये क्या है, आउटर सरफेस, बाहर की तरफ, तो जो एरिया वेक्टर होगा ये कैसा होगा, पॉजिटिव एरिया वेक्टर होगा। ठीक है ना, ये कन्वेंशन है, हमें मानना होगा, कन्वेंशन है कि जो एरिया वेक्टर की जो डायरेक्शन होती है किसी आउटर सरफेस के लिए वो कैसी होती है, वो पॉजिटिव होती है। ठीक है, अब देखो इनर सरफेस के लिए, ये मानो इस तरीके से अंदर की सरफेस के लिए एरिया वेक्टर तो ऑलवेज परपेंडिकुलर होगा, किसी भी प्लेन ऑफ सरफेस के एरिया वेक्टर तो परपेंडिकुलर होगा, ये रहा एरिया वेक्टर। लेकिन इनर सरफेस के लिए क्या होगी वो वैल्यू, नेगेटिव। तो मैं बोल सकता हूं फॉर इनर सरफेस द डायरेक्शन ऑफ एरिया वेक्टर इज ऑलवेज नेगेटिव, यानी नेगेटिव एरिया वेक्टर। तो यहां जो एरिया वेक्टर की डायरेक्शन होगी वो कैसी होगी, नेगेटिव एरिया वेक्टर, और यहां कैसी होगी, पॉजिटिव। तो दो चीज क्लियर है कि एरिया वेक्टर की डायरेक्शन किसी आउटर सरफेस के लिए पॉजिटिव मानी जाती है, ये कन्वेंशन है, मानना होगा, और किसी इनर सरफेस के लिए एरिया वेक्टर की जो डायरेक्शन है वो नेगेटिव कंसीडर की जाती है। क्लियर है, ये दो पॉइंट्स आपको नोटिस करने, एक तो ये क्लियर था कि एरिया वेक्टर की डायरेक्शन परपेंडिकुलर होगी किसी प्लेन ऑफ एरिया के, दूसरा एरिया वेक्टर की जो डायरेक्शन है आउटर सरफेस के लिए वो कैसी होगी, पॉजिटिव होगी, और एरिया वेक्टर की जो डायरेक्शन है इनर सरफेस के लिए वो परपेंडिकुलर नेगेटिव होगी, कैसी होगी, वो नेगेटिव। ठीक है ना। अब इसको अच्छे से नोट करो, फिर इसके बाद में इसके इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट की तरफ मूव करता हूं। अब देखो अगर मेरे पास कोई सरफेस है, ठीक है, मैं इस तरीके से कोई सरफेस लेता हूं, देखो ये, ठीक है, ये सरफेस। अब इस सरफेस पर एरिया वेक्टर की डायरेक्शन किधर की तरफ होगी, ठीक है, तो एरिया वेक्टर की डायरेक्शन क्या बताई थी, किसी भी सरफेस के परपेंडिकुलर होती है। क्या होती है, परपेंडिकुलर होती है, यानी इस तरीके से ये क्या हो जाएगी, इस सरफेस के परपेंडिकुलर। तो ये आ गई एरिया वेक्टर की डायरेक्शन। अब देखो, अब एरिया वेक्टर यहां पे क्या होता है,
एरिया वेक्टर होता है ए वेक्टर बराबर ए इंटू एन कैप, ए इंटू एन कैप। अब ये ए इंटू एन कैप है क्या? देखो ए, दिस इज द मैग्नीट्यूड, ये क्या है? मैग्नीट्यूड ऑफ एरिया वेक्टर। क्या है? मैग्नीट्यूड ऑफ एरिया वेक्टर, ठीक है। और एन कैप क्या है? ये एन कैप ये है, इट इज एन यूनिट वेक्टर along the outward drawn normal। मीन्स क्या है इसका? मीन्स है कि जिस डायरेक्शन में एरिया वेक्टर है, क्योंकि एरिया वेक्टर क्या होता है? किसी भी प्लेन ऑफ सरफेस के, किसी भी सरफेस के परपेंडिकुलर डायरेक्शन में होता है। जिस डायरेक्शन में एरिया वेक्टर होता है उसी डायरेक्शन में ये यूनिट वेक्टर होता है, ठीक है ना। तो यानी यूनिट वेक्टर भी किधर होगा? इसके अलोंग परपेंडिकुलर होगा। जिस डायरेक्शन में एरिया वेक्टर होगा उसी डायरेक्शन में ये यूनिट वेक्टर भी होगा, ठीक है ना, बाहर की तरफ, आउटवर्ड डायरेक्शन में। अब देखो यहां दो बहुत अच्छे से मुझे तुम्हें कॉन्सेप्ट सिखाने हैं। एक तो ये कि 2D सरफेस यानी ओपन बॉडी, यानी ओपन बॉडी या क्लोज्ड बॉडी या क्लोज सरफेस के लिए एरिया वेक्टर की एक्चुअल में डायरेक्शन क्या होगी, ठीक है ना। तो पहले मैं कवर करूंगा ओपन सरफेस के लिए एक्चुअल में एरिया वेक्टर की डायरेक्शन होगी क्या। तो देखो मैं यहां लिखता हूं फॉर ओपन सरफेस या ओपन बॉडी, और ओपन बॉडी को बोलते हैं हम 2 डायमेंशन 2D, ठीक है ना। देखो अगर ये इस तरीके से मानो ये एक्स एक्सिस है, ठीक है ना, और ये वाई एक्सिस है और ये है जेड एक्सिस, ठीक है। अब देखो एक्स एक्सिस को हम क्या बोलते हैं? आई कैप, वाई को क्या बोलते हैं हम? जे कैप, और जेड को हम क्या बोलते हैं? के कैप। क्लियर है? अब ये मेरे पास यहां एक कोई रेक्टेंगल रखा है इस तरीके से, ठीक है। ये मानो ये साइड दे रखी है L और ये दे रखी है B। अब मुझसे यहां एरिया वेक्टर निकलवाने को कह रहा है कि एरिया वेक्टर होगा क्या। अब देखो इस बॉडी का एरिया वेक्टर एक्चुअल में होगा क्या, वो मुझे कैलकुलेट करना है। तो मैंने अभी बताया था कि जो एरिया वेक्टर होगा वो किसी भी सरफेस के कैसा होगा? परपेंडिकुलर होगा, इस तरीके से, ठीक है। कैसा होगा? परपेंडिकुलर होगा। ये आ गया एरिया वेक्टर की डायरेक्शन। अब दो कंफ्यूजन है कि परपेंडिकुलर आउटवर्ड होगा या परपेंडिकुलर इनवर्ड होगा। तो देखो यहां ओपन सरफेसेस के लिए एरिया वेक्टर की जो डायरेक्शन होती है, जो कन्वेंशन है जो हमें मानना होगा, ओपन सरफेस के लिए जो एरिया वेक्टर की जो डायरेक्शन होती है वो परपेंडिकुलर आउटवर्ड भी होती है। अगर ये अपर सरफेस है तो मैंने इसको क्या मान लिया? परपेंडिकुलर आउटवर्ड। और परपेंडिकुलर क्या होती है? इनवर्ड भी होती है। इस तरीके से ये एरिया वेक्टर, ठीक है ना। तो ओपन सरफेस के लिए, फॉर ओपन सरफेसेस, मैं लिख सकता हूं इसको फॉर ओपन सरफेसेस द डायरेक्शन ऑफ एरिया वेक्टर इज आउटवर्ड एज वेल एज इनवर्ड। क्या होती है? वो दोनों डायरेक्शन कैसी होती हैं? करेक्ट होती हैं। ओपन सरफेसेस के लिए डायरेक्शन क्या होती है? करेक्ट होती हैं, ठीक है। तो देखो एरिया वेक्टर यहां पे क्या आ जाएगा? ए इंटू एन कैप। अब एन कैप है एक्चुअल में क्या? देखो एन कैप है जिस डायरेक्शन में आपका एरिया वेक्टर है उसी डायरेक्शन में आपका एन कैप होना चाहिए, यूं इस तरीके से। अगर परपेंडिकुलर आउटवर्ड है तो एन कैप भी परपेंडिकुलर आउटवर्ड होगा। यानी अगर एरिया वेक्टर परपेंडिकुलर आउटवर्ड है तो एन कैप भी परपेंडिकुलर आउटवर्ड होगा। मींस अब एन कैप है क्या? देखो ये आई कैप
और ये जे कैप, यही है एन कैप, दिस इज एन कैप, दिस इज एन कैप, ये यूनिट वेक्टर है। आई कैप पे क्या है? यूनिट वेक्टर। जे कैप क्या है? यूनिट वेक्टर। तो जिस डायरेक्शन में मेरा एरिया वेक्टर है वही मेरा क्या है? यूनिट वेक्टर। तो किस डायरेक्शन में है? जे कैप डायरेक्शन में। तो मेरे पास एन कैप यहाँ पे क्या हो जाएगा? जे कैप। तो मैं इसको एरिया वेक्टर क्या निकल के आ गया? ए इंटू वॉट? जे कैप। और अपवर्ड डायरेक्शन में है तो मैं एरिया वेक्टर को क्या कंसीडर करता हूं? एज अ पॉजिटिव। ठीक है, तो मेरे पास जो एरिया वेक्टर निकल के आ गया वो क्या आ गया? ए इंटू पॉजिटिव जे कैप। अब डाउनवर्ड डायरेक्शन के लिए एरिया वेक्टर यानी इनवर्ड डायरेक्शन के लिए, इनर सरफेस के लिए जो एरिया वेक्टर होगा वो क्या होगा? वो होगा एरिया वेक्टर बराबर ए इंटू एन कैप। ठीक है, और एन कैप क्या है? जिस डायरेक्शन में आपका एरिया वेक्टर उस डायरेक्शन में आपका एन कैप की डायरेक्शन। तो देखो जे के जस्ट अपोजिट है तो माइनस जे, डाउनवर्ड में क्या आएगा? माइनस जे। तो मैं क्या बोल सकता हूं? ए इंटू माइनस जे कैप। तो एरिया वेक्टर की जो डायरेक्शन है वो इनर सरफेस के लिए हम क्या लेते हैं? माइनस। वो क्या होता है? माइनस। तो एन कैप क्या हो जाएगा? नेगेटिव। तो क्लियर है? आपको ये कॉन्सेप्ट बहुत अच्छे से सीखना है कि जो एरिया वेक्टर की एक्चुअल में जो डायरेक्शन होती है किसी भी ओपन सरफेस के लिए वो होती है अपवर्ड डायरेक्शन यानी आउटवर्ड डायरेक्शन और डाउनवर्ड यानी इनवर्ड डायरेक्शन। हम दोनों में से कोई भी डायरेक्शन अज्यूम कर सकते हैं, दोनों ही हमारे लिए सही हैं। ये कन्वेंशन है, ये मानना होगा। ये सिर्फ और सिर्फ ओपन सरफेसेस के लिए है। अगर आपने किसी क्वेश्चन के अंदर एरिया वेक्टर की डायरेक्शन फॉर ओपन सरफेसेस, अगर एरिया वेक्टर की डायरेक्शन आपने नेगेटिव कंसीडर कर ली क्वेश्चन के स्टार्टिंग में, तो आपको होल क्वेश्चन के लिए, पूरे क्वेश्चन के लिए एरिया वेक्टर की डायरेक्शन नेगेटिव ही कंसीडर करनी होगी। ऐसा नहीं है कि उसके बीच में आप कहीं से पॉजिटिव डायरेक्शन ले आओ, फिर क्वेश्चन गलत हो जाएगा। ठीक है ना? तो अगर आपने क्वेश्चन नेगेटिव डायरेक्शन से किया है या पॉजिटिव डायरेक्शन से किया है तो आपको वही डायरेक्शन अज्यूम करनी होगी जो आपने मान रखी है, उसी से आपको क्वेश्चन करना होगा। बिल्कुल आपका सही आंसर आएगा, कोई भी इश्यू नहीं होगा आंसर के अंदर। ठीक है ना? अब देखो, मैं अगर यहां इसको इस तरीके से लिखूं, फॉर ओपन सरफेसेस। अब ओपन सरफेसेस कौन कौन सी होती हैं? जो 2D हो, यानी मैं बोल सकता हूं रेक्टेंगुलर प्लेट, स्क्वायर प्लेट या ट्रायंगुलर प्लेट। इस तरीके की जो बॉडी होंगी, इस तरीके की जो सरफेसेस होंगी, उन्हें हम क्या बोलते हैं? ओपन सरफेसेस। तो फॉर ओपन सरफेसेस दैट इज स्क्वायर प्लेट। ठीक है ना? और मैं बोल सकता हूं रेक्टेंगुलर प्लेट, रेक्टेंगुलर प्लेट। और एक हो सकती है ट्रायंगुलर प्लेट। और बहुत सारी इस तरीके की बहुत सारी सरफेस हो सकती है जो भी 2D सरफेसेस हो, एसेट्रा, आर कंसिडर एज वन परपेंडिकुलर डायरेक्शन एज एरिया वेक्टर डायरेक्शन एट stick it for the whole problem। ठीक है ना? यानी आपको पूरे क्वेश्चन के लिए ओपन सरफेसेस की बात कर रहा हूं सिर्फ और सिर्फ। अगर आपने एक डायरेक्शन अज्यूम कर ली कोई भी, तो वो आपको एक डायरेक्शन रेगुलर माननी होगी, उसमें आप बीच में कोई भी डायरेक्शन नहीं लाएंगे पूरे के पूरे क्वेश्चन के लिए। ठीक है ना? अब देखो, इसके अलावा मैं कोई दूसरी ओपन सरफेसेस लेता हूं। देखो, ये मेरे पास एक्स एक्सिस, दिस इज जेड एक्सिस मान लेता हूं इस बार इसको, और ये है मेरे पास वाई एक्सिस। ठीक है ना? और यहां कोई रिंग रखी है इस तरीके से। ठीक है, यहां क्या रखी है? कोई रिंग या डिस्क बोल दो, रिंग है या डिस्क। अब इसकी रेडियस क्या है? आर। अब मुझसे बोल रहा है कि एरिया वेक्टर की डायरेक्शन क्या होगी। अब तुम्हारा कॉन्सेप्ट क्लियर है। एरिया वेक्टर की डायरेक्शन ओपन सरफेसेस के लिए आउटवर्ड भी हो सकती है और डाउनवर्ड भी हो सकते इस तरीके से। तो यहां जो एरिया वेक्टर आएगा वो क्या आएगा? ए इंटू एन कैप। और एन कैप का मतलब क्या है? यूनिट वेक्टर। जिस डायरेक्शन में एरिया वेक्टर उस डायरेक्शन में आपका यूनिट वेक्टर।
अगर आउटवर्ड है तो आउटवर्ड मतलब ये क्या है, जेड, जेड मतलब के कैप, एरिया वेक्टर क्या निकल के आ जाएगा, ए इंटू वॉट, के कैप। अगर आउटवर्ड डायरेक्शन में तो ये पॉजिटिव हो जाएगा, ठीक है ना। अब इसका एरिया क्या निकल के आएगा, पाई आर स्क्वायर, यानी पाई आर स्क्वायर पॉजिटिव के कैप, ठीक है। अब देखो यहां डाउनवर्ड डायरेक्शन के लिए, इनवर्ड डायरेक्शन के लिए जो एरिया वेक्टर निकल के आएगा वो क्या निकल के आएगा, एरिया वेक्टर बराबर ए इंटू वॉट, एन कैप, और एन कैप कैसा होगा, नेगेटिव, और किसके, के कैप के जस्ट अपोजिट है, तो एरिया वेक्टर क्या आ जाएगा, एन कैप मतलब वॉट, माइनस के कैप, और एरिया क्या आ जाएगा, पाई आर स्क्वायर। ये आ गया एरिया वेक्टर, ठीक है ना। अब ये तो क्लियर हो गया कि किसी भी ओपन सर्फेसिस के लिए हम दोनों डायरेक्शन अज्यूम कर सकते हैं, दोनों डायरेक्शन करेक्ट हैं, आउटवर्ड परपेंडिकुलर या इनवर्ड परपेंडिकुलर, ठीक है ना। अब जैसे मैंने यहाँ इसका अगर मैग्नीट्यूड निकालूं इस वाले रेक्टेंगल का, तो ये क्या आ जाएगा, एल बी, तो मैं इसको इस तरीके से भी लिख सकता हूँ, एल बी पॉजिटिव जे कैप, यहाँ इस तरीके से एल बी माइनस जे कैप, ठीक है ना। अब देखो ये तो जो मेरे क्वेश्चन, जो मैंने टॉपिक कराया ये पूरा का पूरा ओपन सरफेसिस के लिए है। अब इसके बाद मैं आपको क्लोज सरफेस के लिए कुछ कन्वेंशन बताता हूँ कि क्लोज सरफेस के लिए एक्चुअल में एरिया वेक्टर की डायरेक्शन होगी क्या, क्योंकि ओपन सरफेस और क्लोज सरफेस के लिए एरिया वेक्टर की डायरेक्शन बिल्कुल अलग होती है। यहाँ तो आपने ओपन सरफेस के लिए जो एरिया वेक्टर माना है वो आप दोनों मान सकते हैं, दोनों सही है डायरेक्शन, लेकिन क्लोज सरफेस के लिए ऐसा नहीं है। क्लोज सरफेस के लिए आप हमेशा परपेंडिकुलर आउटवर्ड डायरेक्शन ही अज्यूम करोगे, सिर्फ और सिर्फ परपेंडिकुलर आउटवर्ड, ठीक है। तो इसको अच्छे से नोट करो, फिर मैं आपको क्लोज सरफेस की तरफ मूव करता हूं। अब देखो, अब एक्सप्लेन करेंगे हम क्लोज सरफेस को, यानी क्लोज सरफेस को हम 3D बोलते हैं, 3D। तो क्लोज सरफेस के लिए एरिया वेक्टर की डायरेक्शन क्या क्या होंगी, उसके साथ कौन कौन से कन्वेंशन जुड़े हुए हैं। तो देखो क्लोज सरफेस, क्लोज्ड सरफेस, इसको हम क्या बोलते हैं, 3D भी बोलते हैं, 3 डायमेंशन। देखो ये मेरे पास एक क्यूब है इस तरीके से, ये क्या है, क्यूब, ठीक है ना। अब ये एक 3D सरफेस है, ठीक है ना, यानी एक क्लोज सरफेस है क्यूब। अब इसके लिए जो एरिया वेक्टर की जो डायरेक्शन होगी उसके साथ क्या कन्वेंशन जुड़ा हुआ है, तो एरिया वेक्टर ये बोलता है कि किसी भी क्लोज सरफेस के लिए, किसी भी 3D सरफेसेस के लिए जो एरिया वेक्टर होगा उसकी डायरेक्शन हमेशा 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 आउटवर्ड होगी। क्या होगी, आउटवर्ड परपेंडिकुलर होगी, आउटवर्ड नॉर्मल होगी उस सरफेस के। तो ये बात क्लियर है कि किसी भी क्लोज सरफेस के लिए जो एरिया वेक्टर होगा वो आउटवर्ड एज नॉर्मल होगा, यानी आउटवर्ड परपेंडिकुलर होगा। हमेशा क्लोज सरफेस के लिए एरिया वेक्टर आप आउटवर्ड परपेंडिकुलर कंसीडर करेंगे, ठीक है ना। तो आप देखो मैं बोल सकता हूं फॉर क्लोज सरफेसेस, फॉर क्लोज्ड सरफेस कंसीडर आउटवर्ड नॉर्मल एज एरिया वेक्टर डायरेक्शन, ठीक है ना। आप जो क्लोज सरफेस के लिए डायरेक्शन लेंगे वो कैसी होगी, आउटवर्ड नॉर्मल, ठीक है ना, बाहर की तरफ। यानी यहां अगर मैं डायरेक्शन की बात करूं तो ये वाली जो सरफेस है, ये वाली, इसके लिए क्या होगी, एरिया वेक्टर बाहर की तरफ, ए वेक्टर इस तरीके से, ठीक है। ये अपर सरफेस है, इसके लिए जो एरिया वेक्टर होगा वो कहाँ होगा, बाहर की तरफ, आउटवर्ड, अपवर्ड, ठीक है ना। इसके लिए जो एरिया वेक्टर होगा वो कहाँ होगा, वो एरिया वेक्टर बाहर की तरफ होगा इस तरीके से। और इसके लिए जो एरिया वेक्टर होगा वो भी कैसा होगा, बाहर की तरफ एरिया वेक्टर। तो आप हमेशा एरिया वेक्टर जो मानोगे वो एरिया वेक्टर क्लोज सरफेस के लिए आउटवर्ड होगा, ठीक है ना। कैसा होगा,
आउटवर्ड डायरेक्शन में होगा, आउटवर्ड नॉर्मल होगा, आउटवर्ड परपेंडिकुलर होगा। अब इसके अलावा अगर मैं स्फीयर लूँ, क्योंकि स्फीयर भी तो 3D होता है, तो स्फीयर देखो ये एक स्फीयर है, ठीक। तो देखो इस पर जो एरिया वेक्टर होगा वो क्या होगा, ये एरिया वेक्टर हमेशा इसके क्या होगा, परपेंडिकुलर, क्या होगा, आउटवर्ड परपेंडिकुलर, इस तरीके से, यानी इस तरीके से आउटवर्ड। क्लोज सरफेस के लिए हमेशा एरिया वेक्टर आप कैसे कंसीडर करेंगे, आउटवर्ड परपेंडिकुलर, इस तरीके से एरिया वेक्टर, इस तरीके से एरिया वेक्टर आउटवर्ड परपेंडिकुलर, एरिया वेक्टर आउटवर्ड परपेंडिकुलर, एरिया वेक्टर क्या होगा, आउटवर्ड परपेंडिकुलर। तो किसी भी क्लोज सरफेस के लिए आप एरिया वेक्टर के साथ एक कन्वेंशन जुड़ा हुआ है, आप हमेशा उसको आउटवर्ड परपेंडिकुलर अज्यूम करोगे। अब ये सब हो गए कॉन्सेप्ट एरिया वेक्टर के। अब एरिया वेक्टर आपका फिनिश हो चुका है। मैं रिपीट कर देता हूं कि जो एरिया वेक्टर है वो ओपन सरफेस के लिए आउटवर्ड भी ले सकते हैं और हम डाउनवर्ड भी ले सकते हैं। आउटवर्ड में आप पॉजिटिव लेंगे एरिया वेक्टर और डाउनवर्ड में आप एरिया वेक्टर नेगेटिव लेंगे, ठीक है। और क्लोज सरफेस के लिए एरिया वेक्टर आप आउटवर्ड नॉर्मल ही कंसीडर करेंगे, ये कन्वेंशन है, मानना होगा, ठीक है। इसके बाद मैं आपको फिर अब इलेक्ट्रिक फ्लक्स एक्सप्लेन करूंगा। एरिया वेक्टर के बाद क्या एक्सप्लेन करूंगा, इलेक्ट्रिक फ्लक्स, ठीक है। इसको अच्छे से नोट करो, फिर मैं वो एक्सप्लेन करता हूं। देखो इलेक्ट्रिक फ्लक्स होता क्या है। इलेक्ट्रिक फ्लक्स इसको हम फाई से रिप्रेजेंट करते थे, ठीक है ना, फाई। अब फाई बराबर क्या होता था हमारे पास, ई वेक्टर डॉट ए वेक्टर, ये पढ़ा था हमने, ठीक है ना। अब होता क्या है इलेक्ट्रिक फ्लक्स, मैंने बताया था कि जो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस हैं वो किसी एरिया के से अगर पास हो, कैसी, परपेंडिकुलर, तो उसे हम क्या बोलेंगे, इलेक्ट्रिक फ्लक्स बोलेंगे। दैट मीन्स द नंबर ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस passing perpendicularly to the plane surface, ठीक है, उसे हम इलेक्ट्रिक फ्लक्स कहते हैं जब नंबर ऑफ इलेक्ट्रिक लाइंस क्या हो, परपेंडिकुलरली पास हो किसी प्लेन ऑफ सरफेस के। जैसे ये देखो, ये मेरे पास एक प्लेन है इस तरीके से, देखो ये मेरे पास एक प्लेन सरफेस है, ठीक है। तो जो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस होंगी वो किस तरीके से जाएंगी, इस सरफेस के परपेंडिकुलर जाएंगी, इस तरीके से, इस तरीके से, ठीक है। ये क्या है, इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस, ठीक है। वो इस सरफेस के क्या जाएंगी, परपेंडिकुलर जाएंगी, इस तरीके से, ठीक है। तो ये क्या प्रोड्यूस करेंगी, या फ्लक्स प्रोड्यूस करेंगी। अब देखो जो इलेक्ट्रिक फ्लक्स है वो इलेक्ट्रिक फ्लक्स किन किन चीज़ों पर डिपेंड करता है। तो आप देखो इलेक्ट्रिक फ्लक्स इलेक्ट्रिक फील्ड के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है और एरिया वेक्टर के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है। तो मैं बोल सकता हूं इलेक्ट्रिक फ्लक्स डिपेंड्स अपॉन, इलेक्ट्रिक फ्लक्स डिपेंड्स अपॉन, किन किन चीज़ों पर डिपेंड करेगा वो देखो। इलेक्ट्रिक फ्लक्स एक तो इलेक्ट्रिक फील्ड के मैग्नीट्यूड के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा और एरिया वेक्टर के मैग्नीट्यूड के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा। अब इन चीज़ों का सेंस क्या है, मैं कहना क्या चाह रहा हूं कि मैग्नीट्यूड ऑफ एरिया और मैग्नीट्यूड ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा। इस बात का सेंस क्या है, इस बात का सेंस है कि अगर देखो मैं पहले इसको एक्सप्लेन करता हूं कि ये इलेक्ट्रिक फील्ड के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है। अगर मैं इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस की डेंसिटी बढ़ा दूं, यहाँ क्या कर दूं, इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस की डेंसिटी बढ़ा दूं, यानी नंबर ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस क्या हो जाएंगी, ज़्यादा। अगर नंबर ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस हो जाएंगी ज़्यादा तो यहाँ इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस क्या हो जाएगा, ज़्यादा। ज़्यादा इलेक्ट्रिक फील्ड तो यहाँ ज़्यादा क्या हो जाएगा, फ्लक्स, ठीक है। तो देखो अगर मैं इसी सरफेस में
जो ये प्लेन ऑफ सरफेस है इस तरीके से, अगर मैं यहां नंबर ऑफ फील्ड लाइंस बढ़ा दूं, यहां कितनी है 3, यहां कर दूं 5, इस तरीके से, इस तरीके से, तो नंबर ऑफ फील्ड लाइंस बढ़ाने से इसकी क्या होगी, इलेक्ट्रिक फील्ड डेंसिटी क्या हो गई, बढ़ गई। तो मैं बोल सकता हूं हियर इलेक्ट्रिक फील्ड डेंसिटी इंक्रीजेस। अगर इलेक्ट्रिक फील्ड डेंसिटी बढ़ गई दैट मींस इलेक्ट्रिक फील्ड इंक्रीज हो गया, सॉरी इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस की डेंसिटी बढ़ गई, यानी इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस की अगर डेंसिटी बढ़ गई दैट मींस इलेक्ट्रिक फील्ड भी क्या हो जाएगा, इंक्रीज। अगर इलेक्ट्रिक फील्ड इंक्रीज हो जाएगा तो इसका मतलब क्या है, देन फ्लक्स इज इंक्रीजेस। क्लियर है? यानी पहला पॉइंट तो ये, अगर हम इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस की डेंसिटी बढ़ा दें किसी प्लेन ऑफ सरफेस के अंदर तो वहां इलेक्ट्रिक फील्ड बढ़ जाएगा और इलेक्ट्रिक फील्ड बढ़ने से फ्लक्स भी बढ़ जाएगा। एक तो कंडीशन ये है। क्लियर है ये पॉइंट? अब देखो नेक्स्ट, अगर मैं इलेक्ट्रिक फ्लक्स का एरिया बढ़ा दूं, यानी ये एरिया इससे बड़ा कर दूं इस तरीके से, देखो अब मैं अगर एरिया बढ़ा दूं इस तरीके से, ठीक है, ये एक प्लेन ऑफ सरफेस और मैंने एरिया बढ़ा दिया बहुत सारा। एरिया बढ़ाने से क्या होगा कि यहां ऑटोमेटिक नंबर ऑफ फील्ड लाइंस भी क्या होंगी, बढ़ जाएंगी। ज्यादा एरिया तो ज्यादा फील्ड ऑफ लाइंस, ठीक है, तो यहां क्या हो जाएगा, यहां बहुत सारी इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस बढ़ जाएंगी इस तरीके से। इस तरीके से, ठीक, ये इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस। तो यहां एरिया बढ़ने से क्या हो गया, फील्ड लाइंस बढ़ गई, और फील्ड लाइन बढ़ने से क्या हो जाएगा, डेंसिटी बढ़ जाएगी, और डेंसिटी बढ़ने से क्या हो जाएगा, इलेक्ट्रिक फील्ड बढ़ जाएगा, और इलेक्ट्रिक फील्ड बढ़ने से क्या हो जाएगा, फ्लक्स बढ़ जाएगा। यानी एरिया बढ़ाने से भी फ्लक्स इंक्रीज होता है। तो मैं नोट कर सकता हूं इस चीज को, एरिया इंक्रीज होने से क्या होगा, एरिया बढ़ाने से क्या होगा, इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस इंक्रीज होंगी, और इसकी वजह से क्या होगा, इलेक्ट्रिक फील्ड इंक्रीज होगा, देन फ्लक्स भी क्या हो जाएगा, इंक्रीज। क्लियर है? तो दो कॉन्सेप्ट क्लियर है। जो इलेक्ट्रिक फ्लक्स होता है दो चीज़ों पर डिपेंड करता है, एक तो इसके मैग्नीट्यूड पर, इलेक्ट्रिक फील्ड के पर, और दूसरा उसके एरिया वेक्टर के मैग्नीट्यूड पर। जितनी ज़्यादा नंबर ऑफ फील्ड लाइंस होंगी उतना ज़्यादा इलेक्ट्रिक फील्ड होगा, और ज़्यादा इलेक्ट्रिक फील्ड से इलेक्ट्रिक फ्लक्स बढ़ेगा। सेम अगर मैं एरिया इंक्रीज कर दूंगा तो एरिया बढ़ने से क्या होगा, प्लेट का जो प्लेन सरफेस है उसका एरिया बढ़ाने से क्या होगा, नंबर ऑफ फील्ड लाइंस बढ़ जाएंगे, फील्ड लाइंस बढ़ने से वहाँ डेंसिटी बढ़ जाएगी, और डेंसिटी बढ़ने से इलेक्ट्रिक फील्ड बढ़ जाएगा, और इलेक्ट्रिक फील्ड बढ़ने से इलेक्ट्रिक फ्लक्स इंक्रीज हो जाएगा। ठीक है, इसको अच्छे से नोट करो, फिर मैं आगे के कॉन्सेप्ट्स की तरफ मूव करता हूँ। अब देखो, ये फ्लक्स का फॉर्मूला क्या था हमारे पास, फ्लक्स का फॉर्मूला था ई वेक्टर डॉट ए वेक्टर। ठीक है, यही तो था। अब मेरे पास एक इस तरीके से प्लेन सरफेस है, इस तरीके से, ठीक है। अब इस प्लेन सरफेस पर जो एरिया वेक्टर की डायरेक्शन होगी वो हमेशा कैसी होगी, परपेंडिकुलर होगी। तो मानो ये एरिया वेक्टर की डायरेक्शन इस तरीके से, ठीक है, परपेंडिकुलर होगी। अब इस पर जो इस प्लेन ऑफ सरफेस पर जो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस हैं वो इस तरीके से आ रही हैं, इस तरीके से पड़ रही हैं। ठीक है, मैं आपको एक ही इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन से इस डायग्राम को एक्सप्लेन करना चाहता हूं। ठीक है, इस तरीके से। अब देखो, ये है इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस। अब ये एरिया और इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस के बीच में कोई ना कोई एंगल होगा, थीटा। ठीक है, ये क्या एंगल, थीटा। अब इस इलेक्ट्रिक फील्ड के दो कंपोनेंट होंगे यहां, एक क्या होगा, एक तो होगा ये ई कॉस ऑफ थीटा, और एक कंपोनेंट क्या होगा, ई साइन ऑफ थीटा। दो ही तो कंपोनेंट होंगे। तो अब
हम एरिया वेक्टर की जो डायरेक्शन होगी उस डायरेक्शन में जो इलेक्ट्रिक फील्ड का कंपोनेंट होता है हम उस कंपोनेंट को कंसीडर करते हैं। अगेन, जिस डायरेक्शन में एरिया वेक्टर होगा, जिस डायरेक्शन में एरिया वेक्टर होगा और उस डायरेक्शन में हमें इलेक्ट्रिक फील्ड का कंपोनेंट कंसीडर करना होगा। तो हमारे पास कंपोनेंट क्या है? ई कॉस थीटा। मतलब अगर मैं फ्लक्स का फॉर्मूला बोलूं तो देखो ये क्या हो जाएगा, ई, तो इलेक्ट्रिक फील्ड का मैं कौन सा कंपोनेंट कंसीडर करूंगा? कॉस थीटा, ई कॉस थीटा इंटू ई कॉस थीटा इंटू ए, ये इस तरीके से। या मैं इसको बोल सकता हूं क्या, ई ए कॉस थीटा। तो फ्लक्स का जो फॉर्मूला होगा वो क्या होगा? ई ए कॉस थीटा। इलेक्ट्रिक फील्ड का जो कंपोनेंट होगा वो कौन सा होगा? जिस डायरेक्शन में एरिया वेक्टर होगा उस डायरेक्शन वाला हम कंपोनेंट कंसीडर करेंगे, वो क्या है? ई कॉस थीटा। ये तो हो गया एक समझने का तरीका। मैं इसको यूं भी समझ सकता हूं, अगर ये डॉट है तो डॉट है तो ये क्या है? डॉट। डॉट का मतलब क्या होगा? यहां क्या आएगा? कॉस। क्या आएगा? कॉस थीटा। तो डॉट की वजह से क्या आएगा यहाँ? कॉस। अगर एक क्रॉस होता तो क्या आता? वो आता साइन थीटा। तो हम यूं भी समझ सकते हैं, अगर ये डॉट है तो क्या आता है यहाँ? कॉस थीटा। अब देखो, इलेक्ट्रिक फील्ड एक वेक्टर फिजिकल क्वांटिटी है, ठीक है ना। और अभी हमने पढ़ा कि जो एरिया है, एरिया वेक्टर, ये भी कैसी है? वेक्टर फिजिकल क्वांटिटी है। लेकिन जो ये फाई है यानी इलेक्ट्रिक फ्लक्स है, वो एक स्केलर फिजिकल क्वांटिटी है। दैट मीन्स एरिया वेक्टर की डायरेक्शन होगी, जो कि मैंने समझाया तुम्हें, इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन होगी, और कभी भी स्केलर फिजिकल क्वांटिटी की डायरेक्शन नहीं होती। मतलब इलेक्ट्रिक फ्लक्स की कोई भी डायरेक्शन नहीं होगी। डायरेक्शन होगी तो एरिया वेक्टर की होगी या इलेक्ट्रिक फील्ड की होगी, तो इसकी कोई भी डायरेक्शन नहीं होगी। अगेन, इलेक्ट्रिक फ्लक्स की कोई भी डायरेक्शन नहीं होगी, क्योंकि ये कैसी क्वांटिटी है? स्केलर फिजिकल क्वांटिटी है। हम कई बार मिस्टेक कर देते हैं, अगर ये दोनों वेक्टर हैं तो ये भी वेक्टर होगी। नहीं, ये कैसी है? स्केलर फिजिकल क्वांटिटी। इसकी कभी कोई डायरेक्शन नहीं होगी, इलेक्ट्रिक फ्लक्स की कभी भी कोई डायरेक्शन नहीं होगी। अब देखो, हमारे पास जो इलेक्ट्रिक फ्लक्स निकल के आता है वो क्या आया? फाई ई बराबर ई ए कॉस थीटा। इलेक्ट्रिक फील्ड का वो कंपोनेंट लिया हमने जो एरिया वेक्टर के अलोंग था। अब इसकी यूनिट क्या होगी इलेक्ट्रिक फ्लक्स की? तो देखो, इलेक्ट्रिक फील्ड की क्या होती थी? न्यूटन अपॉन कूलम, और एरिया की क्या हो जाएगी? मीटर स्क्वायर। तो यूनिट आ जाएगी इसकी ये, ठीक है। तो दो चीज, एक स्केलर फिजिकल क्वांटिटी है और एक इसकी यूनिट ये है। अब ये तो हो गया इलेक्ट्रिक फ्लक्स। बहुत अच्छे से चीजें समझ में आ गई कि इलेक्ट्रिक फ्लक्स का फॉर्मूला आ गया हमें फाई ई बराबर ई ए कॉस थीटा। अब इसके बाद मैं इस पर इलेक्ट्रिक फ्लक्स पर क्वेश्चंस कराता हूं कि इसके क्वेश्चंस क्या होंगे। आपको बस उन क्वेश्चन के अंदर दो ही चीज याद रखनी है, एक तो एरिया वेक्टर की जो डायरेक्शन होगी वो कैसी होगी? परपेंडिकुलर होगी किसी भी प्लेन ऑफ सरफेस के, एक तो ये पॉइंट, और फाई जो है वो स्केलर फिजिकल क्वांटिटी है, इसकी कभी कोई डायरेक्शन नहीं होगी। इसको अच्छे से नोट करो, फिर मैं क्वेश्चंस पर पहुंचता हूं। अब देखो, कुछ मैं आपको क्वेश्चंस कराता हूं, उनको अच्छे से समझना। फर्स्ट क्वेश्चन ये है, ये मेरे पास एक प्लेन सरफेस है इस तरीके से, देखो इस पर जो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस हैं वो इस तरीके से जा रही हैं, इस तरीके से, यानी इलेक्ट्रिक फील्ड यूं जा रहा है। तो पूछ रहा है कि फ्लक्स क्या होगा इस पर। क्या पूछ रहा है? फाई नेट क्या होगा इस पर, नेट फ्लक्स पूछ रहा है। तो देखो, नेट फ्लक्स के लिए मुझे भी क्या बताना है? यहाँ पर इलेक्ट्रिक फील्ड डायरेक्शन तो मुझे दे रखी है, लेकिन मुझे क्या बताना है? एरिया वेक्टर की भी तो डायरेक्शन बतानी है। तो इस पर इस तरीके से अगर कोई आपका प्लेन सरफेस है, देखो यूं इस तरीके से, तो इस पर जो एरिया वेक्टर की डायरेक्शन होगी वो कैसी होगी? ये तो क्लियर था, परपेंडिकुलर आउटवर्ड। तो इस तरीके से क्या होगी? ये यहां परपेंडिकुलर आउटवर्ड। तो एरिया वेक्टर कैसा होगा? इस तरीके से परपेंडिकुलर आउटवर्ड। ये बात तो क्लियर है। अब दूसरी चीज, ये आ गया मेरे पास ये यू, फाई बराबर क्या आ जाएगा? ई ए कॉस ऑफ थीटा। अब आप एक चीज देखो, एरिया वेक्टर और ई, इसके बीच में क्या एंगल है? दोनों पैरेलल हैं। जिस डायरेक्शन में एरिया वेक्टर है उसी डायरेक्शन में क्या है? इलेक्ट्रिक फील्ड भी है। तो दोनों के बीच में एंगल क्या आ जाएगा? 0 डिग्री, यानी थीटा क्या आ जाएगा? 0 डिग्री। और कॉस 0 की वैल्यू क्या होती है? 1। तो इस पर जो फ्लक्स आ जाएगा वो कितना हो जाएगा? ई ए।
अगर मैं आपसे बोलूं इस प्लेन ऑफ सरफेस की जो प्लेन ऑफ एरिया है इसकी साइड अगर क्या है ए, ये क्या है सब ए, तो एरिया क्या आ जाएगा इसका निकल के ए स्क्वायर, इसका मैग्नीट्यूड क्या निकल के आ जाएगा ई इंटू ए स्क्वायर, तो फ्लक्स क्या निकल के आ गया ई ए स्क्वायर। क्लियर है। अब नेक्स्ट देखो, नेक्स्ट क्वेश्चन सेकंड, अगर यहां अच्छे से देखना, अगर मेरे पास इस बार जो एरिया है वो इस तरीके से, इस तरीके से, एकदम इस तरीके से, ये कैसा था, ये यूं करके था, और ये कैसा एकदम इस तरीके से, मेरा जो पाम है इस तरीके से, तो आप इसकी जो साइड है मान लो वो ए दे रखी है, ये भी ए है, ये भी ए है, ये भी ए है, और इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस की जो डायरेक्शन है वो यूं है, इस तरीके से, ये इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस की डायरेक्शन। तो मुझसे क्या बोल रहा है, वही फाई नेट निकलवा रहा है, इस पर क्या होगा। तो देखो फाई बराबर क्या होता है ई ए कॉस ऑफ थीटा, और मुझे भी यहाँ पे क्या बताना है, एरिया वेक्टर की डायरेक्शन बतानी है। तो एरिया वेक्टर की डायरेक्शन क्या होगी, इसके परपेंडिकुलर होगी किसी भी प्लेन ऑफ सरफेस के, ये तो क्लियर है। एरिया वेक्टर की डायरेक्शन क्या होगी, परपेंडिकुलर होगी किसी भी सरफेस के। अब ये एरिया, ये जो है इस तरीके से प्लेन, इस तरीके से, तो इस पर जो परपेंडिकुलर डायरेक्शन होगी आउटवर्ड होगी इस तरीके से, यानी किस तरीके से होगी, इस तरीके से। मुझे यही चीज समझानी थी, हम कई बार यहाँ कंफ्यूजन हो जाते हैं। ये वाली जो सरफेस है वो यूं है, यानी कैसे यूं, इस पर जो डायरेक्शन होगी वो यूं होगी एरिया वेक्टर की परपेंडिकुलर, और ये एकदम इस तरीके से प्लेन, तो इस पर जो डायरेक्शन होगी वो यूं होगी परपेंडिकुलर। क्लियर है। तो यहाँ तो अब देखो ये इलेक्ट्रिक फील्ड और ये एरिया, ये दोनों क्या है, इन दोनों के बीच में ये परपेंडिकुलर है, तो थीटा क्या है 90 डिग्री, और कॉस 90 की वैल्यू कितनी होती है 0, तो यहाँ पर जो फ्लक्स हो जाएगा वो क्या हो जाएगा 0 हो जाएगा। फ्लक्स क्या हो जाएगा इस केस में 0, और इस केस में फ्लक्स क्या हो जाएगा ई ए स्क्वायर। ठीक है। अब देखो नेक्स्ट क्वेश्चन थर्ड, देखो ये रिंग है, ये एक रिंग है, ठीक है, डिस्क बोल दो, ये इसकी रेडियस है r, ठीक है। अब इस पर जो इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन है वो यूं दे रखी है इस तरीके से, ये है इलेक्ट्रिक फील्ड, और ये जो एंगल है वो दे रखा है आपको 30 डिग्री, और आपसे पूछ रहा है फाई नेट क्या होगा, ये निकलवा रहा है। ठीक है। अब देखो इस पर एरिया वेक्टर की जो डायरेक्शन होगी वो क्या होगी, वो एरिया वेक्टर की डायरेक्शन कैसी होगी, इस रिंग के क्या होगी परपेंडिकुलर, यानी इस तरीके से, ये एरिया वेक्टर की डायरेक्शन होगी। अब फ्लक्स जो निकल के आएगा वो क्या आएगा ई ए कॉस थीटा, तो हम क्या करेंगे ई ए, तो इस एक रिंग का मैग्नीट्यूड क्या निकल के आएगा, एरिया का मैग्नीट्यूड पाई आर स्क्वायर, और कॉस 30 की वैल्यू कितनी होती है, ये कॉस 30, थीटा की वैल्यू 30, और कॉस 30 कितना होता है √3/2, तो हमारे पास फ्लक्स क्या आ जाएगा इतना। ठीक है ना। लेकिन याद रखना ये आंसर क्या है गलत, हम मिस्टेक करते हैं कई बार, जो एंगल दे रखा है वो ज्यूम कर लिया 30 है तो 30 पुट करा, आ गया फ्लक्स। नहीं, मैंने तुम्हें पहले ही बताया था कि जो एरिया वेक्टर की जो डायरेक्शन होती है वो हमेशा किसी प्लेन ऑफ सरफेस के या किसी रिंग के वो क्या होगी परपेंडिकुलर होगी। तो हमें जो अब डायरेक्शन लेनी है वो कहाँ से लेनी है, एरिया वेक्टर से लेनी है। तो अब देखो यहाँ से अगर आप देखो ये वाला जो एंगल है ये कितना है 90, तो जो हमें एंगल लेना था वो किस किस के बीच में लेना था, ए और ई के बीच में, क्योंकि थीटा क्या था, अगर आप देखो फाई बराबर क्या था ई ए कॉस थीटा, तो थीटा क्या था, थीटा एंगल था ई और ए के बीच का, तो थीटा क्या था एंगल बिटवीन ई एंड ए, यानी इलेक्ट्रिक फील्ड एंड एरिया वेक्टर, ये था। तो जो एंगल होगा वो हमेशा क्या होगा, वो ए और ई के बीच का लेंगे आप, ये वाला एंगल, और ये कितना निकल के आ जाएगा 90, ये 30, 90 में से 30 माइनस करेंगे तो ये कितना एंगल निकल के आएगा, ये 60 डिग्री। अगेन ये जो थीटा होता है वो क्या होता है एंगल बिटवीन ई एंड ए, इलेक्ट्रिक फील्ड एंड एरिया वेक्टर के बीच का एंगल होता है, और हम एंगल कहाँ निकाल रहे थे, इसका और इसका, लेकिन हमें एंगल हमेशा किसका निकालना है, ई और ए के बीच का, तो ये जगह 60। अब थीटा की जगह क्या पुट करना होगा हमें 60, तो यहाँ क्या हो जाएगा 60, और कॉस 60 की वैल्यू कितनी होती है 1/2, तो आंसर क्या आ जाएगा फाई बराबर ई इंटू पाई आर स्क्वायर इंटू 1/2, आंसर आ जाएगा ये। क्लियर है, ये सही है।
तो ये याद रखना, जो एंगल होता है थीटा वो एंगल इलेक्ट्रिक फील्ड और एरिया वेक्टर के बीच का एंगल होता है। तो हमेशा हमें जो एंगल फाइंड आउट करना है वो ई और ए के बीच का एंगल। ठीक है, अब इसको अच्छे से नोट करो, फिर मैं अभी इस पर और क्वेश्चंस कराता हूँ। अब देखो नेक्स्ट क्वेश्चन, फोर्थ। अगर ही मेरे पास इस तरीके से रिंग है, ठीक है, वही रिंग है, और ये रेडियस आर, ठीक। अब देखो इलेक्ट्रिक फील्ड इस तरीके से है, वही। अब ये जो एंगल है वो दे रखा है 37 डिग्री। अब मुझसे बोल रहा है कि फाई नेट कैलकुलेट करो, क्या होगा फाई नेट। तो फाई बराबर क्या होता था, ई ए कॉस ऑफ थीटा। तो देखो एरिया वेक्टर की जो डायरेक्शन होगी वो कैसी होगी, परपेंडिकुलर, यानी एरिया वेक्टर कैसा होगा, ये इस तरीके से। तो अगेन अब हमें गलती नहीं करनी है, अब हमें करना क्या है कि जो हम थीटा कंसीडर करेंगे वो क्या होगा, ई और ए के बीच का एंगल, यानी एंगल कौन सा होगा, ये वाला एंगल। ये क्या निकल के आएगा 90 माइनस 37, ये क्या निकल के आ जाएगा 53। तो देखो ई ए, ये क्या आ जाएगा, एरिया इसका पाई आर स्क्वायर, और ये क्या आ जाएगा कॉस 53। ये आ गया हमारे पास फ्लक्स। ठीक है, तो ये मिस्टेक नहीं करनी है हमें, जो एंगल आएगा वो ई और ए के बीच का लेना है। ठीक है, इसको अच्छे से नोट करो, फिर मैं आगे आपको 3D पर बेस्ड कुछ क्वेश्चंस कराता हूँ, कुछ क्यूब के क्वेश्चन कराता हूँ। ठीक, अब देखो ये मेरे पास एक क्यूब है, यानी ये क्यूब है इस तरीके से। ठीक है, ये एक्स एक्सिस, ये वाई एक्सिस, और ये जेड एक्सिस। ठीक है ना, और जो क्यूब की जो साइड दे रखी है वो कितनी है, ए। तो ये क्यूब की जो साइड है वो कितनी दे रखी है, ए। तो इसका जो एरिया आ जाएगा वो कितना आ जाएगा, ए स्क्वायर। क्लियर है। अब इस पर जो इलेक्ट्रिक फील्ड है वो यूं जा रहा है कुछ इस तरीके से, इस तरीके से, इस डायरेक्शन में, इस तरीके से। और वो इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू कितनी दे रखी है, वो दे रखी है ई नॉट आई, यानी कांस्टेंट इलेक्ट्रिक फील्ड है। ठीक है, ई नॉट आई, इसकी वैल्यू हमें गिवन है, तो ई बराबर ई नॉट आई। अब देखो मुझसे पूछ रहा है कि फाइंड द फ्लक्स थ्रू द होल क्यूब। तो मुझे क्या निकालना है, फाइंड फ्लक्स, इलेक्ट्रिक फ्लक्स टू द होल क्यूब, पूरे क्यूब का, होल क्यूब। मुझे इसका क्या निकालना है, फ्लक्स कैलकुलेट करना है। तो देखो ये एक 3D सरफेस है, क्लोज बॉडी है। तो मैंने तुम्हें बताया था क्लोज सरफेस के लिए जो इलेक्ट्रिक फील्ड होगा वो आप क्या लेंगे, सिर्फ आउटवर्ड डायरेक्शन में लेंगे। क्लियर है। अब देखो एक तो ये वाला प्लेन, ये वाला, एक तो ये 1, इस पर जो इलेक्ट्रिक फील्ड होगा वो आउटवर्ड किस डायरेक्शन में होगा, परपेंडिकुलर आउटवर्ड, यही तो होगा। तो एरिया वेक्टर इस पर यूं होगा। अब देखो आप एक ये यूं, इस पर परपेंडिकुलर इस तरीके से होगा, एरिया वेक्टर आउटवर्ड ही तो होगा। अब एक देखो ये वाला, इस पर जो एरिया वेक्टर होगा आउटवर्ड यूं ही तो होगा, जिस डायरेक्शन में इलेक्ट्रिक फील्ड है उसी डायरेक्शन में एरिया वेक्टर आउटवर्ड होगा। अब देखो एक ये वाला, ये वाला अपवर्ड वाला, इस पर एरिया वेक्टर कैसे होगा, इस तरीके से होगा, परपेंडिकुलर अपवर्ड। अब ये चार, अब बचे दो फेस, एक तो बाहर वाला और एक अंदर वाला। बाहर वाले का इलेक्ट्रिक फील्ड आउटवर्ड इस तरीके से होगा, एक अंदर वाले का अंदर की तरफ होगा। ठीक है। अब देखो मुझसे क्या निकलवा रहा है, इस पूरे क्यूब की वजह से मुझसे इलेक्ट्रिक फ्लक्स निकलवा रहा है। तो देखो मैं इस फर्स्ट के लिए इसको बोल देता हूँ फर्स्ट, इसको सेकंड, इसको थर्ड, इसको फोर्थ, और फिफ्थ कौन सा हो जाएगा, बाहर वाला, और सिक्स कौन सा हो जाएगा, अंदर वाला। तो देखो मुझे पहले फर्स्ट का इलेक्ट्रिक फ्लक्स निकालना है, तो क्या हो जाएगा, ई ए कॉस थीटा। ई कितना दे रखा है मुझे, गिवन है ई नॉट आई, तो ई दे रखा है मुझे ई नॉट, एक्स एक्सिस की तरफ,
ये आई कैप है, ये जे कैप है, ये के कैप है। अब देखो एरिया कितना हो जाएगा, ए स्क्वायर। अब कॉस थीटा, इलेक्ट्रिक फील्ड इधर जा रहा है और एरिया वेक्टर की डायरेक्शन ये है, तो थीटा हमेशा कौन सा लेंगे, एरिया वेक्टर और इलेक्ट्रिक फील्ड के बीच का एंगल। तो देखो इनके बीच एंगल कौन सा होगा, cos 180। तो थीटा क्या लेना है हमें, 180 डिग्री, और cos 180 की वैल्यू कितनी होती है, -1। तो ये कितना आ जाएगा, माइनस ई नॉट ए स्क्वायर। तो फाई 1 की वैल्यू कितनी आ गई, ये। अब देखो सेकेंड सरफेस के लिए फाई 2, इस सेकेंड वाले फेस के लिए ये इलेक्ट्रिक फील्ड यूं जा रहा है और एरिया वेक्टर यूं है, तो दोनों के बीच में कैसा एंगल है, 90, और cos 90 की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 0। तो मैं इसे क्या बोल सकता हूँ, ई ए cos थीटा, और थीटा क्या लूंगा मैं, 90 डिग्री, और cos 90 की वैल्यू कितनी हो जाएगी, फाई 2 कितना हो जाएगा, 0। अब देखो मैं थर्ड वाले फेस की बात करता हूँ, इलेक्ट्रिक फील्ड जा रहा है यूं, एरिया वेक्टर है यूं, तो एंगल कितना है, 90 डिग्री, यानी परपेंडिकुलर है एक दूसरे के। तो मैं फाई 3 हो जाएगा व्हाट, ई ए cos थीटा। तो थीटा क्या हो जाएगा, 90 डिग्री, तो cos 90 की वैल्यू 0, तो फाई 3 भी क्या आ जाएगा, 0। ठीक है। अब देखो फाई 4, वो क्या होगा, ई ए cos ऑफ थीटा। जिस डायरेक्शन में इलेक्ट्रिक फील्ड है उसी डायरेक्शन में एरिया वेक्टर है, यानी पैरेलल है एक दूसरे के, तो थीटा कितना हो जाएगा, 0 डिग्री, और cos 0 की वैल्यू कितनी होती है, 1। ये 0 डिग्री पुट करेंगे तो cos 0 की वैल्यू कितनी होगी, 1, और ई कितना दे रखा है, ई नॉट, और एरिया क्या आ जाएगा, ए स्क्वायर, और इसकी वैल्यू कितनी हो जाएगी, 1। तो ये निकल के आएगा ई नॉट ए स्क्वायर पॉजिटिव। तो ये आ गया हमारे पास फाई 4। ठीक है। अब बचे दो फेस, एक तो बाहर वाला, एक अंदर वाला। जो बाहर वाला होगा वो भी क्या होगा, परपेंडिकुलर होगा। ठीक है। और अंदर वाला कैसा होगा, अंदर वाला भी देखो, ये बाहर वाला इस तरीके से मैंने बताया था, इस तरीके से परपेंडिकुलर होगा, और एक अंदर वाला जो होगा वो अंदर भी परपेंडिकुलर होगा। तो दोनों केसेस में थीटा क्या होगा, 90 डिग्री, क्योंकि इस इलेक्ट्रिक फील्ड के दोनों कैसे होंगे, एक बाहर और एक अंदर, लेकिन होंगे कैसे, परपेंडिकुलर। तो थीटा दोनों केसेस में क्या हो जाएगा, 90, और cos 90 की वैल्यू 0। तो पांचवें और छठवें फेस के लिए जो इलेक्ट्रिक फ्लक्स होगा वो क्या होगा, 0 होगा, क्योंकि थीटा क्या हो जाएगा, 0 डिग्री। अब मुझसे नेट फ्लक्स पूछा है, तो नेट फ्लक्स का सेंस क्या हो गया, फाई नेट, यानी नेट इलेक्ट्रिक फ्लक्स थ्रू होल क्यूब, वो कितना हो जाएगा, फाई 1 प्लस फाई 2 प्लस फाई 3 प्लस फाई 4 प्लस फाई 5 प्लस फाई 6। अब देखो फाई 1 कितना दे रखा है मुझे, व्हाट, माइनस ई नॉट ए स्क्वायर। ठीक है। और देखो फाई 2 0 है, फाई 3 0 है, 0 और 0, और फाई 4 कितना है, पॉजिटिव का ई नॉट ए स्क्वायर, और फाई 5 भी 0, फाई 6 भी 0। तो देखो ये 0 है, ये कैंसिल हो जाएंगे, तो नेट फ्लक्स क्या आ जाएगा, 0। क्या आ गया, नेट फ्लक्स क्या आ गया, इस क्यूब पर 0 आ गया। अब यहां से ये तो मैंने क्वेश्चन तुम्हें सॉल्व किया है, मैं अब आपको एक बहुत कॉन्सेप्ट, इजियल कॉन्सेप्ट तुमको सिखाऊंगा, ताकि तुम्हें क्वेश्चन सॉल्व ना करे और आसानी से तुम इसको कर सको। तो देखो किसी भी क्लोज्ड बॉडी के लिए अगर जो इलेक्ट्रिक फील्ड है वो यूनिफॉर्म है, कैसा है, यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड है, तो किसी भी क्लोज्ड बॉडी के लिए अगर आपका फील्ड यूनिफॉर्म है तो हमेशा जो नेट इलेक्ट्रिक फ्लक्स होगा वो 0 होगा। तो किसी भी क्लोज बॉडी के लिए अगर आपका जो फील्ड है वो कैसा है, यूनिफॉर्म है, ठीक है, तो जो नेट फ्लक्स होगा हमेशा उस पर क्या होगा, 0 होगा। क्या होगा, 0। एक और चीज, इसके बीच में कहीं आपको चार्ज दिख रहा है, नहीं। तो तीसरी चीज यहां ये भी मानना, आपको 3 चीजें बहुत इंपॉर्टेंट हैं किसी फ्लक्स पर 0 होने के लिए। एक तो यूनिफॉर्म फील्ड होना चाहिए, क्लियर है। दूसरा, उसके बॉडी के अंदर कोई चार्ज मौजूद नहीं होना चाहिए, कोई भी चार्ज नहीं होना चाहिए। तीसरा, बॉडी कैसी होनी चाहिए, क्लोज। अगर ये 3 चीजें क्लियर हैं, दैट मीन्स उस पर नेट फोर्स क्या होगा, 0। अगर मैं आपसे जैसे सेकंड क्वेश्चन उठाऊं तो मैं ये बोल सकता हूं, ये मेरे पास एक स्फीयर है, ठीक है, और इस स्फीयर पर इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन इस तरीके से यूं जा रही है। ये कांस्टेंट इलेक्ट्रिक फील्ड है, ठीक है, कांस्टेंट इलेक्ट्रिक फील्ड है। तो मुझसे बोला जा रहा है कि फाई नेट क्या होगा, बताओ। फाई नेट निकालना है, तो मैं यार सिंपल सा बोल सकता हूं ना, जितनी इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस आ रही हैं उतनी निकल रही हैं। मैंने बोल दिया 5 कांस्टेंट इलेक्ट्रिक फील्ड है, मैंने बोल दिया 5 आ रही हैं, 5 इलेक्ट्रिक लाइंस की बात कर रहा हूं, कांस्टेंट फील्ड है यहाँ,
है कैसा लेकिन यूनिफॉर्म। 5 आ रही हैं तो 5 ही निकल रही होंगी, 5 आ रही हैं तो 5 ही निकल रही होंगी, आ रही हैं जा रही हैं, आ रही हैं जा रही हैं, तो यानी दोनों क्या हो जाएंगी, कैंसिल। तो नेट फ्लक्स क्या हो जाएगा यहाँ, 0। मैं ऐसा भी तो बोल सकता हूँ। तो सिंपल लॉजिक है, किसी भी यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड के अंदर जितनी फील्ड लाइंस आती हैं कांस्टेंट फील्ड के अंदर, कांस्टेंट यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड के अंदर जितनी आती हैं उतनी निकल जाती हैं, जितनी आती हैं उतनी निकल जाती हैं, तो वो सब क्या हो जाएंगी, कैंसिल हो जाएंगी, और वहाँ फील्ड क्या हो जाएगा, 0। और फील्ड अगर 0 हो गया दैट मीन्स नेट इलेक्ट्रिक फ्लक्स क्या हो जाएगा, 0। तो हम यूं भी तो समझ सकते हैं इसको, ठीक है। अब देखो मैं एक स्टेटमेंट लिख देता हूं, वो देखो वो क्या है, द फ्लक्स ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड थ्रू एनी क्लोज्ड बॉडी, एनी क्लोज्ड बॉडी इज 0 इन यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड। बॉडी बोल दो या सरफेस बोल दो, बात एक ही है। देखो जो फ्लक्स होगा किसी भी क्लोज सरफेस के लिए वो क्या होगा, हमेशा 0 होगा यूनिफॉर्म फील्ड के अंदर, क्लियर है। लेकिन ये कब है, बॉडी कैसी होनी चाहिए, 3D क्लोज होनी चाहिए, यानी 3D होनी चाहिए। तो अगेन मैं एक दोबारा ये चीज़ें आपको नोटिस कर देता हूँ। पहला, किसी फ्लक्स बॉडी के 0 होने के लिए एक तो बॉडी कैसी होनी चाहिए, 3D, 3D का मतलब क्लोज। दूसरा, उसके अंदर चार्ज मौजूद नहीं होना चाहिए। तीसरा, उसके अंदर यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड होना चाहिए। ये अगर 3 चीज़ें आपके पास हैं दैट मीन्स उसका नेट फ्लक्स क्या होगा, 0। अब इसको अच्छे से नोट करो, फिर मैं आप इससे एक बढ़ के एक अच्छा सा क्वेश्चन कराता हूँ क्यूब पर, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, ये मेरे पास एक्स एक्सिस, ठीक है ना, और ये है वाई एक्सिस, और ये है जेड एक्सिस, और यहाँ एक क्यूब रखा हुआ है। क्या रखा हुआ है, क्यूब, इस तरीके से। ठीक, ये क्यूब। अब देखो, क्लियर है। अब इस क्यूब के लिए जो साइड दे रखी है क्यूब की वो दे रखी है ए, तो साइड ऑफ क्यूब वो क्या है, ए गिवन है। अब इलेक्ट्रिक फील्ड जो दे रखा है वो इस डायरेक्शन में दे रखा है, इस डायरेक्शन, इस तरीके से ई। अब वो कितना दे रखा है, वो दे रखा है ई नॉट एक्स आई कैप, यानी x का मतलब है x के साथ ये चेंज होगा, यानी इलेक्ट्रिक फील्ड जो वो वेरिएबल है, ठीक है। और यहां से ये वाली जो लेंथ है, डिस्टेंस है, वो हमें गिवन है l, क्या है l, और इसकी साइड क्या है, सब a, और यहां से यहां तक ये क्या गिवन है, l। तो मुझसे पूछ रहा है कि नेट फ्लक्स थ्रू होल क्यूब बताओ, पूरे क्यूब की वजह से जो नेट फ्लक्स होगा वो क्या होगा। तो क्वेश्चन बोल रहा है कि find the net flux, find the phi net through whole cube, क्लियर है। तो देखो अब मुझे वही करना है अगेन कि इसके लिए एक फेस तो ये, एक फेस ये वाला, एक फेस ये वाला, और एक फेस ये वाला, एक बाहर वाला और एक अंदर वाला, यानी ये बोलूँ फर्स्ट, इसको मैं सेकंड, इसको मैं थर्ड, इसको मैं फोर्थ, और एक बाहर वाला और एक अंदर वाला, यानी 6 फेसेस हो जाते हैं क्यूब के अंदर। अब मैंने तुम्हें बताया था किसी 3D सरफेस के लिए या 3D क्लोज बॉडी के लिए जो एरिया वेक्टर की डायरेक्शन होगी वो हमेशा क्या होगी, आउटवर्ड परपेंडिकुलर माननी होगी। कन्वेंशन है, मानना ही मानना है। तो इस पर जो एरिया वेक्टर की डायरेक्शन हो जाएगी वो किधर होगी, इधर की तरफ, आउटवर्ड डायरेक्शन में। तो ये एरिया वेक्टर, ठीक है। और इस पर जो एरिया वेक्टर की डायरेक्शन कैसी होगी, आउटवर्ड डायरेक्शन में, और इस पर भी कैसी होगी, इस फेस पर आउटवर्ड डायरेक्शन में, और इस पर कैसी होगी, आउटवर्ड डायरेक्शन में। और फिफ्थ वाला जो है उस पर बाहर की तरफ होगी आउटवर्ड डायरेक्शन में, इस तरीके से एरिया वेक्टर की डायरेक्शन, और एक अंदर होगी एरिया वेक्टर की डायरेक्शन, छठवां जो फेस होगा, क्लियर है। अब देखो मुझे इलेक्ट्रिक फ्लक्स का जो फॉर्मूला होता है वो क्या होता है, ई डॉट ए मतलब ई ए कॉस ऑफ थीटा, और थीटा क्या होता है, एंगल बिटवीन
इलेक्ट्रिक फील्ड एंड एरिया वेक्टर। अब मुझे फर्स्ट फेज के लिए निकालना है, ठीक है। तो फर्स्ट फेज के लिए जो मैं इलेक्ट्रिक फ्लक्स निकालूंगा वो आ जाएगा ई ए कॉस थीटा। अब देखो इलेक्ट्रिक फील्ड जा रहा है यूं, एरिया वेक्टर जा रहा है यूं, तो थीटा क्या हो जाएगा 180 डिग्री, यानी थीटा क्या हो जाएगा 180, और कॉस 180 की वैल्यू कितनी हो जाएगी -1, और ई की वैल्यू कितनी दे रखी है ई नॉट एक्स, और एरिया क्या आ जाएगा ए स्क्वायर, क्योंकि साइड ए है, और कॉस 180 की वैल्यू कितनी हो जाएगी -1। अब देखो ये x का मतलब क्या, x वेरिएबल है, ई नॉट क्या होगा चेंज होगा x के साथ, तो ये वाली लेंथ कितनी दे रखी है l, तो मैं x की जगह पुट कर दूंगा ई नॉट एल ए स्क्वायर माइनस का, ये आ गया इक्वेशन नंबर, ये बना रहेगा φ1। अब देखो φ2 कैलकुलेट करेंगे, तो आप बताओ φ2 मतलब अपर वाले सरफेस के लिए इलेक्ट्रिक फील्ड और एरिया वेक्टर के बीच में एंगल कितना हो जाएगा 90 डिग्री का, तो cos 90 की वैल्यू 0, तो φ2 क्या हो जाएगा 0। सेम कॉन्सेप्ट φ3 भी परपेंडिकुलर है, इलेक्ट्रिक फील्ड और एरिया वेक्टर कैसे हैं परपेंडिकुलर, तो थीटा 90 और cos 90 की वैल्यू 0, तो φ3 भी क्या हो जाएगा 0। अब देखो फोर्थ सरफेस के लिए एरिया वेक्टर, जिस डायरेक्शन में इलेक्ट्रिक फील्ड है उसी डायरेक्शन में एरिया वेक्टर है, दैट मीन्स थीटा क्या है 0 डिग्री, तो ये आ जाएगा ई ए कॉस थीटा, और थीटा क्या हो जाएगा 0 डिग्री, और cos 0 की वैल्यू 1, तो ई बराबर कितना हो जाएगा ई नॉट वॉट एक्स ए स्क्वायर, और cos 0 की वैल्यू कितनी हो जाएगी +1। क्लियर है। एक्स की क्या पुट करेंगे हम एल, ये क्या आ जाएगा एक्स की क्या पुट करेंगे इसके लिए, देखो ये वाली डिस्टेंस, तो ये तो आ जाएगी ए और ये है एल, तो ये क्या हो जाएगा a + l इंटू ए क्यू, ये आ जाएगा, ठीक है, ये आ गया φ4। अब देखो φ5 बाहर की तरफ इलेक्ट्रिक, यानी जो एक तो बाहर वाले फेस के लिए, तो ये भी इलेक्ट्रिक फील्ड और एरिया वेक्टर में जो थीटा होगा वो कैसा होगा 90 डिग्री, तो ये भी 0 हो जाएगा, और φ6 इनवर्ड होगा लेकिन होगा परपेंडिकुलर, तो थीटा क्या हो जाएगा 0 डिग्री, तो φ6 कैसा हो जाएगा 0 डिग्री। अब मुझे फाई नेट निकालना है, तो फाई नेट निकालूंगा तो 6 फेसेस का इलेक्ट्रिक फ्लक्स ऐड कर देता हूँ, तो फाई नेट कैसे निकालूंगा φ1 + φ2 + φ3 + φ4 + φ5 और +φ6। अब देखो φ2 और φ3 और φ5 φ6 ये सब 0 हैं, लेकिन φ1 + φ4 देखो आप, तो φ1 की वैल्यू कितनी है -E0 L A स्क्वायर, और φ4 की वैल्यू कितनी है E0 A + L इंटू ए स्क्वायर, ये है। तो देखो मैं इसको खोल लेता हूँ इस तरीके से, फाई नेट ये आ गया -E0 L A स्क्वायर प्लस, इसको मैं सॉल्व कर लेता हूँ तो ये आ जाएगा E0 A क्यूब प्लस E0 A स्क्वायर इंटू L। अब देखो ये वाली टर्म और ये वाली टर्म, ये -E0 L A स्क्वायर है वो है, प्लस E0 L A स्क्वायर, तो ये दोनों कैंसिल, बचा मेरे पास क्या फाई नेट बराबर E0 A क्यूब। तो इस पर जो नेट फ्लक्स निकल के क्या आ गया E0 A क्यूब। क्लियर है, तो इस पर फ्लक्स क्या निकल के आ गया E0 A क्यूब, यानी ये क्या है फ्लक्स थ्रू होल क्यूब। ठीक है, तो एक तो ये हो गया। अब ये मैंने आपको क्लोज बॉडी और ओपन बॉडी यानी ओपन सरफेसेस दोनों पर क्वेश्चंस करा दिए हैं कि फ्लक्स क्या होगा, नेट फ्लक्स क्या होगा। ठीक है, इसको अच्छे से नोट करो, फिर मैं अब इसके बाद आगे के कॉन्सेप्ट की तरफ मूव करता हूं। अब हम किसी पॉइंट चार्ज की वजह से फ्लक्स फाइंड आउट करेंगे। एक्चुअल में यहां से एक चीज और जनरेट होती है, हम पढ़ते हैं गॉसेस लॉ यानी गॉसेस थ्योरम, उस चीज़ की भी यहाँ से जनरेशन होती है। खैर मैं आपको एक सेपरेट लेक्चर लेके आऊँगा गॉसेस थ्योरम का, लेकिन यहाँ से आज जो मैं तुम्हें कराने जा रहा हूँ अब इलेक्ट्रिक फ्लक्स का जो नेक्स्ट कॉन्सेप्ट है वो यहीं से जनरेशन होता है उसका गॉसेस थ्योरम का, वो मैं गॉसेस थ्योरम में भी तुम्हें अच्छे से एक्सप्लेन करूँगा। ठीक है ना, तो फिलहाल हम जो कवर कर रहे हैं वो है कि किसी भी पॉइंट चार्ज की वजह से इलेक्ट्रिक फ्लक्स क्या होगा। ठीक है, तो देखो इलेक्ट्रिक फ्लक्स ड्यू टू अ पॉइंट चार्ज, due to a point charge Q। ठीक है, अब देखो ये चार्ज रखा है यहाँ Q, ठीक है, पॉजिटिव चार्ज है Q। ठीक, अब यहाँ एक स्फीयर है ये, क्या हम स्फीयर के अलावा और कोई बॉडी नहीं ले सकते? बिल्कुल ले सकते हैं। ठीक है, उससे कोई इफेक्ट नहीं पड़ेगा, आएगा उतना ही फ्लक्स। अब देखो यानी इस
चार्ज से जो इस स्फीयर की जो रेडियस है वो मान लेता हूं मैं r, क्या है r। अब ठीक है, अब देखो याद करो पॉइंट चार्ज के लिए मैंने तुम्हें इलेक्ट्रिक फील्ड के बहुत सारे कॉन्सेप्ट कराए थे। हमको करना क्या है, इस पॉइंट चार्ज की वजह से मुझे यहां फ्लक्स कैलकुलेट करना है, फ्लक्स होगा क्या, ठीक है। और फ्लक्स होता क्या था वैसे हमारे पास, अभी जो हमने फ्लक्स पढ़ा था वो क्या था, ई वेक्टर डॉट ए वेक्टर यानी एरिया वेक्टर बराबर ई ए कॉस थीटा, यही तो पढ़ के आए अभी तक हम। अब किसी पॉइंट चार्ज की वजह से हमें इलेक्ट्रिक फ्लक्स पढ़ना है, वो अलग होगा, ठीक है। वो क्या होगा, देखो अब मुझे क्या करना है, स्मॉल चार्ज के लिए एक स्मॉल एरिया लेट करना होगा, स्मॉल चार्ज के लिए स्मॉल एरिया लेट करना होगा। तो देखो इस स्फीयर पर मैं यहाँ एक स्मॉल एरिया लेट कर लेता हूँ, ये क्या है डी ए, और किस डायरेक्शन में होगी उसकी, किस डायरेक्शन में होगा वो, परपेंडिकुलर आउटवर्ड यानी इस डायरेक्शन में आउटवर्ड होगा। तो ये है डी ए, यानी हम एक स्मॉल एरिया लेट कर लेंगे, क्योंकि पॉइंट चार्ज के लिए क्या करेंगे हम स्मॉल एरिया लेट कर लेंगे। अब जरा देखो यहाँ अगर मैं इस डायरेक्शन में बात करूँ तो यहाँ भी मुझे क्या करना होगा, एक स्मॉल एरिया लेट कर लूँगा डी ए, उसकी डायरेक्शन किधर होगी, परपेंडिकुलर आउटवर्ड। अब देखो ये पॉजिटिव चार्ज है तो इलेक्ट्रिक फील्ड किधर होगा, पॉजिटिव चार्ज की वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड कैसा होता है आउटवर्ड, तो जिस डायरेक्शन में एरिया है उस डायरेक्शन में क्या होगा, इलेक्ट्रिक फील्ड भी होगा। मतलब दोनों के बीच में जो एंगल होगा थीटा वो क्या होगा 0 डिग्री, ये बात, यानी दोनों के बीच में जो एंगल होगा वो क्या होगा 0 डिग्री, जिधर ए उधर ही आपका इलेक्ट्रिक फील्ड। यहाँ मैं बात करूँ इस तरीके से तो देखो हमें भी क्या करना होगा, एक स्मॉल एरिया लेट करना होगा स्मॉल पॉइंट चार्ज के लिए, ठीक है ना, पॉइंट चार्ज के लिए एक स्मॉल एरिया लेट करना होगा डी ए, उसकी डायरेक्शन क्या होगी परपेंडिकुलर आउटवर्ड डी ए। इलेक्ट्रिक फील्ड पॉजिटिव चार्ज की वजह से बाहर होगा, जिस डायरेक्शन में डी ए उसी डायरेक्शन में इलेक्ट्रिक फील्ड यानी थीटा 0 डिग्री, ठीक है ना। तो देखो यहाँ मुझे इस चार्ज की वजह से एक स्मॉल एरिया मानना होगा, उसकी डायरेक्शन क्या होगी परपेंडिकुलर आउटवर्ड, ये डी है, जिस डायरेक्शन में डी है उस डायरेक्शन में। अब तो समझ में आ रही है चीज़ें, तो थीटा क्या हो जाएगा 0 डिग्री, क्लियर है। तो देखो यहाँ एक्चुअल में जो इलेक्ट्रिक फील्ड होगा इस पॉइंट चार्ज की वजह से वो क्या होगा, क्या बताया था मैंने, के क्यू अपॉन वॉट आर स्क्वायर, रेडियस क्या है आर, के की मतलब 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, के का मीन्स 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट क्यू अपॉन आर स्क्वायर। ये आ गया हमारे पास किसी पॉइंट चार्ज की वजह से यहाँ एक इलेक्ट्रिक फील्ड निकल के आ गया। अब देखो अब मुझे इस स्मॉल एरिया के लिए फ्लक्स बताना है, तो देखो स्मॉल एरिया के लिए जो फ्लक्स होगा वो कैसा होगा, स्मॉल होगा यानी मैं उसे d5 बोलूँगा, ठीक है, और वो क्या हो जाएगा E इंटू डी ए। इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होता था E इंटू ए, सॉरी फ्लक्स क्या होता था E इंटू ए, लेकिन स्मॉल एरिया के लिए फ्लक्स भी कैसा होगा स्मॉल, तो ये हो जाएगा d5 बराबर ई डी ए, क्लियर है। अब देखो मुझे इस d5 का क्या करना होगा इंटीग्रेशन, क्या करना होगा इंटीग्रेशन, तो d5 का मैं क्या करूँगा इंटीग्रेशन, यही तो करते थे हम, तो इंटीग्रेशन करने के बाद ये क्या आ जाएगा E इंटू डी ए, और मुझे इसका भी क्या करना होगा इंटीग्रेशन किसी क्लोज सरफेस के लिए, क्लोज सरफेस। तो मैं जब d5 का इंटीग्रेशन करूंगा तो क्या निकल के आएगा फाई, और ये क्या आ जाएगा E इंटू डी ए का इंटीग्रेशन किसी क्लोज सरफेस के लिए। तो फाई क्या निकल के आ गया मेरे पास इंटीग्रेशन E इंटू डी ए, ये किसी पॉइंट चार्ज की वजह से इलेक्ट्रिक फ्लक्स है, यानी इलेक्ट्रिक फ्लक्स ड्यू टू पॉइंट चार्ज Q। ये जो फ्लक्स है वो किसकी वजह से, पॉइंट चार्ज की वजह से। वैसे हमारे पास जो फ्लक्स था वो E इंटू ए यानी E डॉट ए यानी E ए कॉस थीटा था। अब पॉइंट चार्ज की वजह से जो फ्लक्स निकल के आया वो क्या है, फाई बराबर इंटीग्रेशन E इंटू डी ए, ठीक है, यानी E वेक्टर और ये डी ए वेक्टर, और ये फ्लक्स कैसी क्वांटिटी है, स्केलर फिजिकल क्वांटिटी, क्लियर है। अब देखो ये डॉट आ रहा है तो डॉट की वजह से मैं क्या पुट कर दूंगा कॉस थीटा, तो ये हो जाएगा फाई बराबर ई डी ए कॉस थीटा इंटीग्रेशन। और देखो थीटा क्या है 0 डिग्री,
क्योंकि जिस डायरेक्शन में डी है उसी डायरेक्शन में ही, तो cos 0 की वैल्यू क्या हो जाएगी 1, थीटा क्या हो जाएगा 0 डिग्री। तो ये क्या निकल के आ जाएगा इंटीग्रेशन ई डी ए। क्लियर है। अब देखो इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू कितनी है 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q अपॉन आर स्क्वायर, और इसका एरिया कितना निकल के आ जाएगा 4 पाई आर स्क्वायर, इस स्फीयर का 4 पाई आर स्क्वायर। तो 4 पाई से 4 पाई गया, आर स्क्वायर से आर स्क्वायर गया, बचा मेरे पास क्या बचा Q अपॉन एप्सिलॉन नॉट, यानी ये बचा फाई नेट बराबर Q अपॉन एप्सिलॉन नॉट। ये फाइनल आंसर आता है। ये क्या है किसी भी पॉइंट चार्ज की वजह से नेट फ्लक्स, ठीक है ना। तो नेट फ्लक्स क्या आया निकल के फाई नेट बराबर Q अपॉन एप्सिलॉन नॉट। यही हमें गॉसेस थ्योरम के लिए भी पढ़ना है। खैर मैं आपको यहाँ गॉसेस थ्योरम के लिए एक अलग से लेक्चर आएगा प्रॉपर, वहां भी एक्सप्लेन करूंगा, ठीक है ना। तो यहाँ देखो फाई नेट आ गया Q अपॉन एप्सिलॉन नॉट। किसी भी पॉइंट चार्ज की वजह से जो फ्लक्स निकल के आया वो क्या आया फाई नेट बराबर Q अपॉन एप्सिलॉन नॉट। अब देखो यहाँ से क्या क्या चीजें निकल के आई हैं, वो एक तो हमारे पास डी फाई बराबर क्या निकल के आया ई डी ए, ठीक है, ये वाला पॉइंट। फिर मैंने इनका इंटीग्रेशन करने के बाद मेरे पास क्या वैल्यू निकल के आई फाई बराबर इंटीग्रेशन ई डी ए, यही तो निकल के आया। डॉट की जगह मैं क्या पुट कर सकता हूँ कॉस थीटा, तो इसका जो वैल्यू निकल के आई क्या आई ई डी ए कॉस थीटा, और कॉस थीटा की वैल्यू क्या थी 0, कॉस 0 की वैल्यू कितनी हो जाएगी 1, तो इंटीग्रेशन कितना निकल के आ जाएगा ई डी ए। फाई बराबर इंटीग्रेशन की फॉर्म में क्या निकल के आ गया ई डी ए। फाइनली किसी पॉइंट चार्ज की वजह से जो इलेक्ट्रिक फील्ड निकल के आया वो क्या निकल के आया, वो निकल के आया फाई बराबर Q अपॉन एप्सिलॉन नॉट। ये है किसी भी पॉइंट चार्ज की वजह से इलेक्ट्रिक फ्लक्स, ठीक है ना। तो ये सारे आज कॉन्सेप्ट कवर हो गए हैं। इलेक्ट्रिक फ्लक्स क्या था, एरिया वेक्टर क्या था, मोस्ट इंपॉर्टेंट था एरिया वेक्टर। एरिया वेक्टर अगर समझ में आ जाए तो फिर ये इलेक्ट्रिक फ्लक्स में कुछ है ही नहीं। बहुत सारे क्वेश्चंस हमने किए, 4 से 5 क्वेश्चन, जिसमें एरिया वेक्टर की वजह से हमने इलेक्ट्रिक फ्लक्स को फाइंड आउट किया, ठीक है। इसको अच्छे से नोट करो, फिर मैं इसके बाद आपको इसके आगे के कॉन्सेप्ट्स को नेक्स्ट वीडियो के अंदर कवर करूंगा, ठीक है ना। जेई लेवल के होंगे या जो नीट लेवल के जो कॉन्सेप्ट्स होंगे, अभी कौन पर इलेक्ट्रिक फ्लक्स क्या होगा, ये इस टाइप की चीज़ें मैं आपको नेक्स्ट लेक्चर के अंदर कवर करूंगा। ओके।